हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आप सभी का स्वागत है द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज में। और आज है 21 सितंबर 2021 और आज के एनालिसिस में हम आज के इस सेशन में इससे हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या इंपॉर्टेंट है आज के पेज में। तो देख सकते हैं जो कोविड 19 वैक्सीन एक्सपोर्ट टू रिज्यूम, मतलब अब जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है कि हम वापस से वैक्सीन के जो एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट को हम वापस से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता ही है कि कोविड 19 के सेकेंड वेव के चक्कर में ये सारी चीजों को हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक दिया था, है ना। वैक्सीन के डोजेस को जो एक्सपोर्ट किया जाता था उसे रोक दिया गया, है ना। उसकी वजह थी क्योंकि हमारे को भारत के अंदर भी बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम करना था, बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड करना था फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज को लेकर के। तो इस चीज को लेकर के इस पे थोड़े टाइम पीरियड के लिए रोक लगा दी गई थी, फिर अब वापस से हम इसको स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चन्नी जी के बारे में बताया गया है कि कल उन्होंने ओथ ले ली है ना। चरण सिंह जी चन्नी जी, चरणजीत सिंह चन्नी, और ये फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के अंदर। 16 नंबर के ये सीएम हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले पेज की तरफ कि बंगाल जो रॉइट्स जो हुए थे पोस्ट इलेक्शन के बाद, वहां पर इसके बाद में जो इन्होंने अपील की थी वहां की कैलकाटा हाई कोर्ट को लेकर के कि भाई कि यहाँ पर जो बैठे हुए जजेस हैं ये जो इनकी रिपोर्ट है ये सही नहीं है, क्यों ना कहीं ये बीजेपी की तरफ बोल रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि ये बहुत मुद्दा सामने उठा था, क्योंकि एनएचआरसी के अंदर इसको जांच के लिए दिया गया था कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा। फिर उसके बाद उस रिपोर्ट से ये सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उसके बाद सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई। फिर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट देने के बाद कैलकाटा में, तो फिर कैलकाटा ने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीजों को कहा। उसको देखते हुए वेस्ट बंगाल के अंदर वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि भाई कि कैलकाटा हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी स्टेटमेंट दे रही है। तो उस चीज को लेकर के इन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर की। चलिए, इसके बाद में अगले पेज में ये कहा गया है कि जीरो सीज फायर वायलेशंस ऑन एलओसी। ये कह रही है वहां की आर्मी, है ना। पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरीके की एक्टिविटीज हमें दिखती हैं, सीज फायरिंग वायलेशन हमें देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजों को ये कहा गया है कि एक साल के अंदर हमें ये सारी सिचुएशन बहुत कम देखने को मिली है। जीरो सीज फायर वायलेशन हमें देखने को बॉर्डर के पास मिला है। ये चीज इस पेज में कवर की गई है। फिर वापस से क्वाड को कवर किया गया है ना, कि पीएम और बाइडेन जो है वो फिर मिल रहे हैं क्वाड समिट के अंदर फिजिकली तरीके से। और ये पहली ऐसी विजिट होगी सेकेंड वेव के बाद जिसमें अमेरिका जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और क्वाड और यूएन जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी ये वहां पर स्पीच देंगे, अपने स्टेटमेंट को रखेंगे, अपने एजेंडा को रखेंगे वहां पे। फिर एक छोटा सा आर्टिकल इस पेज में कवर अप किया गया है पेज नंबर 10 में, कि जो सरस्वती हैं, ब्रिगेडियर सरस्वती, इनको एक मेडल मिला है जिसको बोला जाता है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं जिसमें कहा गया है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा, है ना, कौन किसने कहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। एम राजेश्वर राव जी ने ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज इज अ की ड्राइवर ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है, तो इसको कैसे बताया गया है उसको हम देखेंगे। फिर अगले पेज पर आते हैं वर्ल्ड पेज पर। वर्ल्ड पेज में आप देख रहे होंगे साइड में यहाँ पे हाईलाइट किया है, यूएस टू एंड ट्रेवल बैन फॉर द वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स, है ना। यूएस की गवर्नमेंट ने अब उन कंट्रीज पर से बैन हटा दिया है जिनको कोविड 19 के टाइम पीरियड पर बैन कर दिया गया था, वहां के पैसेंजर्स को की विजिट नहीं कर सकते हैं यूएसए के अंदर।
तो यहाँ पे उस चीज के बारे में कवर अप किया गया है। अगला जो पार्ट इसमें कवर किया गया है कि ये बताया गया है वही ऑकस को लेकर के, ये बाइडेन मैक्रोन के साथ में इस टेंशन को खत्म करेंगे कि भाई कि जिस तरीके के हालात अभी 2-3 दिन के अंदर बने हैं उसे हमें रिजॉल्व करना है। यहाँ पे ये सारी चीजों को बाइडेन बोल रहे हैं। फिर एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे कवर किया गया है। यूएन चीफ वार्न कर रहे हैं चाइना और यूएस को कि अवॉइड करें कोल्ड वॉर को, है ना। इससे पहले भी हम कोल्ड वॉर देख चुके हैं दो बड़ी पावर के बीच में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, है ना। और ये 1991 तक जब डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ तब तक ये कोल्ड वॉर चलता रहा। उसी तरीके का कोल्ड वॉर हमें फिर से दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच में देखने को मिल रहा है, ऐसा एंटोनियो गुटेरेस ने बताया है, यूएन सेक्रेटरी जनरल। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है दो इकोनॉमिक पावर को लेकर के। अब आते हैं हम एडिटोरियल पेज में। तो एडिटोरियल पेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से बैड बैंक को लेकर के इन्होंने आर्टिकल को कवर किया है। साइड में आप देखेंगे छोटा सा, बैड बैंक क्या है इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनपीए बताया गया है कि जिस तरीके से बैंकों के अंदर एनपीए बढ़ गए हैं, है ना। अब यहाँ पे एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, ऐसे लोन, ऐसे बैड लोन्स या ऐसे डेब्ट लोन जिनकी रिकवरी बैंक नहीं कर पाते हैं और वो 90 डेज के बाद में, यानी 90 डेज के बाद में वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, जिनकी बैंक रिकवरी ना कर पाए। और ऐसे डेब्ट लोन या ऐसे बैड लोन्स बहुत बढ़ चुके हैं, या ऐसे एनपीएस भारत के अंदर बहुत बढ़ गए हैं। इसको लेकर के गवर्नमेंट थोड़ा सा परेशानी में भी है। तो इसको लेकर के क्या इन्होंने काम किया है, वही न्यूज़पेपर में कवर किया गया था कि ये क्या एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनीज को एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके लिए सरकार ने बजट भी रखा है प्रोग्राम के लिए कि कितना 30,600 करोड़ का ये एस्टिमेट रखा गया है ना। ये क्यों एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि उन एनपीएस को रिकवर कर सके बैंक के अंदर। तो ये सारे काम बैंक के लिए कौन करने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये करेगा NARCL। अब यहाँ पे एक और कंपनी की बात की जा रही है, और वो कंपनी कौन सी है तो देख सकते हैं, जिसको IDRCL कहा गया है, यानी इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की बात की गई है, जो कि NARCL के अंदर ही काम करेगा, NARCL के अंडर में काम करेगा। अब ये कैसे काम करेगा वो आप समझ लीजिए। एनपीएस, मान लीजिए किसी बैंक ने किसी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने वाले ए पर्सन को लोन दिया, ठीक, और उसकी कंपनी लॉस में चली गई और वो उस इंटरेस्ट को और उस प्रिंसिपल को बैंक को रिटर्न नहीं कर पा रही, तो ये बैंक के लिए क्या हो गया, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और मैंने आपको बताया कि 90 डेज के बाद से ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसको हम बैड बैंक्स कहते हैं, और उसमें NARCL जो है, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है, वो बैंकों के लिए रिकवरी करेगी। और उसमें भी इसको दो तरीके की कैटेगरी में बांट रखा है कि 15% तो बैंक को तुरंत NAR जो है, CL जो कंपनी है, वो उन्हें दे देगी कि भाई ये रखिए, आपके एसेट्स जो आपके लॉस में चले गए थे, ऐसे लोन जो लॉस में चले गया था, उसका 15% ये आपके पास रखिए। अब बैंक बोलेगा कि भाई बाकी का 85% हमें कब मिलेगा, तो उसके लिए ये है कि दूसरा जो काम करेगा वो ये करेगा, यानी इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड अब ये काम देखेगा कि जो बैंकों के पास में उसका एसेट जमा हुआ रखा है, क्यों, क्योंकि बिना कोलेटरल के बैंक लोन देती नहीं है। फिर क्या करेगी ये कंपनी, उन एसेट्स को बेचेगी मार्केट, समझ में आ रहा है, उन एसेट्स को बेचा जाएगा, देन फिर उससे जो रिकवरी होगी उसका 85% वो बैंक को रिटर्न कर दिया जाएगा। यही इसका काम होगा, जिसे बैड बैंक कहा गया। नाम बैड है लेकिन काम अच्छे वाले ये करने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये वाले पार्ट में आपको समझ में आ गया है कि व्हाट इज
बैड बैंक और बैड बैंक के अंदर दो चीजें जो काम करने वाली हैं उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। फिर एनआरसी को लेकर के आर्टिकल दिया गया है, डन एंड डस्टेड वाली बात की गई है यहाँ पे। एनआरसी में ये कहा गया था, आप लोगों को पता ही है ना कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ने ये कहा था अगस्त में, जो 31 अगस्त 2019 को जो इसने अपनी रिपोर्ट रखी थी वो फाइनल रिपोर्ट बताई गई। ठीक है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स की यहाँ पे बात की गई है, तो इसको हम सबसे आखिरी वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक, अब अगला जो ये कहा गया है यहाँ एडिटोरियल पेज में कि द एंड ऑफ द डूइंग बिजनेस रैंकिंग, मतलब यहाँ पे जो नागराज जी हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का फायदा नहीं है। बहुत सारे इसमें डाउट्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर देना चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अब सवाल यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एवरी ईयर, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर? और इसकी शुरुआत कब से हुई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे ईयर मेंशन किया गया है 2013 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालना वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यह होता है कि वह इकोनॉमी या वह कंट्री जहां पे बिजनेस को सेट करने के लिए या स्टार्टअप करने के लिए या सेटअप करने के लिए वो इकोनॉमी कितनी उसके लिए इंपॉर्टेंट है या वैल्यूएबल, कितने इजीली तरीके से वहां पे किसी बिजनेस को स्टैब्लिश किया जा सकता है वहां के रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो उसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग इसे स्टैब्लिश किया गया था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और ये कहां पे हुई थी? ये हुई थी यूएसए के अंदर। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ऐसे दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और ऐसे बैंक्स को स्टैब्लिश किया गया, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, सॉरी वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। न्यूयॉर्क नहीं लगाना है आपको, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है और 189 मेंबर्स कंट्री इसके अंदर राइट नाउ है। क्लियर हुआ? और डेविड मेलपास राइट नाउ इसके प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। ये चीजें इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती। तो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये रिपोर्ट इन्होंने रखा है कि इंडिया की इसमें रैंकिंग क्या रही है। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में हमारी रैंकिंग क्या रही है और आज की डेट में हमारी रैंकिंग कितनी है। मतलब हमने ग्रो तो कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में अभी भी कमियां हैं, जिसकी वजह से ऐसा बहुत सारे लोग जो कहते हैं, जो इसका क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसी चीजों को तो बंद कर देना चाहिए। तो इसी पेज में इसको कवर अप किया गया है। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एवरी ईयर पब्लिश कौन करता है? हु पब्लिश द रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, है ना? तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे। अब हम शुरू करते हैं हमारी एनालिसिस को। कटिंग के हिसाब से देखते हैं कि हमने किस किस पार्ट को यहाँ पे कवर अप किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जो कि है मनसुख भाई मांडविया, और उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो हमने उस टाइम पीरियड पे रोक दिया था, लेकिन अब हम वापस से इसको रिज्यूम करेंगे, ऐसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। अब वैक्सीन की बात कर लें तो अभी राइट नाउ हमारे देश में दो ही तरीके की वैक्सीन बन रही है ना? कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। अभी और भी वैक्सीन हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, लेकिन ये उस टाइम पीरियड की बात है जिसमें ये बताया गया कि हमारे देश से कितनी वैक्सीन को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें ये डेटा दिया है कि मई 29 2021 तक हमने 663 लाख डोजेस हमने एक्सपोर्ट कर दिए हैं, जिनको मैन्युफैक्चर किया गया था इंडिया के अंदर,
और उसमें भी सबसे ज्यादा जो डोजेस है वो बांग्लादेश को हमने एक्सपोर्ट किए। ठीक है, ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जिनको हम वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हैं आप कि ये वो कंट्रीज हैं जिनको हमने अभी तक इतनी वैक्सीन के डोजेस को सप्लाई कर रखा है। ये लाख में ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। 103 लाख मोरक्को है, 50 लाख के आसपास यूके को हमने सेंड किए हैं, नाइजीरिया है, ब्राजील है, म्यांमार है, नेपाल है, इथोपिया, कॉन्गो, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज को लगभग हमने इतनी इतनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये मई 2021 का ये डेटा है। क्लियर? अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये जो वैक्सीन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये किस मिशन के तहत हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है, देख सकते हैं। और उस ऑपरेशन को कहा जाता है वैक्सीन मैत्री, है ना। पीएम मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस के तहत, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के तहत इसका अनाउंसमेंट किया था, जिसको वैक्सीन मैत्री या वैक्सीन फ्रेंडशिप कहा जाता है। और इसे लॉन्च किया गया था कब? देखिए यहां पे लिखा है प्रोवाइडिंग वैक्सीन फ्रॉम 20 जनवरी 2021 में इसके बारे में बताया। ठीक, और कितने कंट्रीज को अभी तक हमने वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर चुके हैं, तो देख सकते हैं आप 95 कंट्रीज को मतलब हमने अभी तक वैक्सीन सप्लाई कर चुके हैं, एक्सपोर्ट कर चुके हैं। क्लियर? कौन कौन सी वैक्सीन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो एक तो कोविशील्ड है ना। कोविशील्ड जो है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जा रही है, तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया है ना। सीरम इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये जानकारी आपके पास में होना चाहिए। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है जहां पे इसे प्रिपेयर किया जा रहा है। 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और यही सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्च के बाद में इसको अप्रूवल दिया गया। और सारे वैक्सीन को अप्रूवल देने का काम किसके द्वारा किया गया है, किसकी गाइडलाइंस के अंदर, तो WHO के तहत इनको अप्रूवल दिया जाता है। क्लियर हुआ? WHO क्या है? WHO के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। 7 अप्रैल 1948 में इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी। क्लियर हुआ? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में आता है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, की नोट्स अपने प्रॉपर बनाते चले, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन के आंसर्स मिस हों, है ना। तो अपनी कॉपी को मेंटेन करिए, सेल्फ नोट्स बनाइए। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और जिनेवा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के लिए जाना जाता है। ठीक, उनमें से एक है WHO। राइट नाउ मेंबर्स कंट्री की बात करें तो 194 मेंबर्स कंट्री इसके अंदर में आती हैं। क्लियर हुआ? राइट नाउ इसके चेयरपर्सन की बात करें तो राइट नाउ इसके चेयरपर्सन हैं टेड्रोस एधेनम। ध्यान रखेंगे, ये नाम आपको भूलना नहीं है। टेड्रोस एधेनम जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं, ये इसके डायरेक्टर जनरल। और एक और नाम आपको याद रखना है कि डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है WHO का, तो WHO का डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, बहुत जाना माना नाम है, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन, ये नाम आप लोग याद रखें। आप लोगों ने MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, है ना। अब थोड़ा सा स्टैटिक देख लीजिए। सौम्या स्वामीनाथन, डॉटर ऑफ MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में यदि किसी ने की तो MS स्वामीनाथन ने की थी। ठीक है, जो कि इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन मानी जाती है, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में पंजाब से की गई थी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कोवैक्सीन को लेकर के इसको प्रिपेयर किया जा रहा है किसके द्वारा, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत बायोटेक के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया, इसे प्रिपेयर किया गया। भारत बायोटेक की बात करें तो 1996 में इसे स्टैब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर है हैदराबाद, जहां पे ये वैक्सीन को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो वही चीज को आज के पेपर में कवर अप किया गया है।
मनसुख भाई मांडविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे जो वैक्सीन के डोजेस हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा और एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस हमने सेकेंड वेव के टाइम पीरियड पे हमने थोड़ा सा होल्डिंग पे रख दी थी, उसे हम वापस से रिज्यूम करेंगे। ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। और कौन सी वैक्सीन दी जा रही है वो भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी बताया कि ये किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जा रहा है, तो इसे लॉन्च किया जा रहा है वैक्सीन मैत्री के द्वारा, जिसको नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया। क्लियर है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। बंगाल राइट्स जो हुए हैं आफ्टर इलेक्शन, बंगाल के बाद आपने बंगाल की इलेक्शन के बाद में वहां पे जितना भी नुकसान होते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों की जान गई है, रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं, है ना, घरों में आग लगा दी गई, ऐसी काफी सारी न्यूज हमने इलेक्शन के बाद देखी। क्लियर? इसमें दो पार्टीज को बड़ा इसमें रोल माना जाता है, क्योंकि इस बार का इन्वॉल्वमेंट बीजेपी का बंगाल के पॉलिटिक्स के अंदर हमें देखने को मिला, वो बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में ममता बनर्जी ही जीती, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की लीडर ममता बनर्जी, और ये 8 नंबर की सीएम बनी वेस्ट बंगाल के अंदर, और इनका ये लगातार कार्यकाल देखने को फिर से मिला, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो सीपीएम जानी जाती है, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के बारे में हम बात करें, ठीक है, सीपीएम जिसे हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, यहाँ पे इस बार इनको किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया वहां की पॉपुलेशन ने, वहां की जनता ने। लेकिन आफ्टर इलेक्शन यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे राइट्स देखने को मिले जिसकी जांच के आदेश किसने दे दिए, इसकी जांच के आदेश दे दिए वहां की हाई कोर्ट ने, कैलकाटा हाई कोर्ट। क्लियर? भारत की सबसे पहली हाई कोर्ट भी मानी जाती है। 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, ये आपको मैं स्टैटिक में यहीं पे बता रहा हूं। 1861 इंडिया हाई कोर्ट एक्ट आया गया था, हाई कोर्ट पेश किया गया था, और जिसके अकॉर्डिंग क्या एस्टैब्लिश की गई, भारत में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश की गई, है ना, 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर, जिसमें से कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट भारत में पहली बार लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में एस्टैब्लिश की गई। चल अब हम आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में यह कहा गया कि इसकी पहली जांच के जो आदेश हैं वो एनएचआरसी को दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन वायलेशन को लेकर के यदि कोई उन्हें राइट्स को लेकर के प्रोटेक्ट करता है तो वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करता है भारत के अंदर, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा राइट नाउ इसके चेयरमैन हैं, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, प्रस्तुत की, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने यह कहा कि भाई कि ये तो वही काम करेगी या वही चीज या वही फाइल प्रस्तुत करेगी जो बीजेपी कहेगी। फिर इसके जांच के आदेश सीबीआई को दिए गए, और आप सभी को पता ही है सीबीआई को लेकर के तो वैसी क्रिटिसिज्म बहुत चलता है, बहुत सुनने को मिलता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे एक पैरेट के रूप में बता दिया कि भाई कि ये तो एक पिंजरे में बंद एक तोता है ना, ये इस चीज को तो इसको जांच के आदेश दिए गए, और फिर फाइनली फिर जो डिसीजन है कोलकाता हाई कोर्ट के पास में गया, लेकिन गवर्नमेंट ने तो ये तक कह दिया कि भाई कैलकाटा हाई कोर्ट के भी डिसीजन से हम खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रो बीजेपी स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, डिसीजन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये फिर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब ये इसकी अगली जो सुनवाई होगी वो 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। तो यही बात को यहां पे कवर अप किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेक्शन समझ में आ गया है। क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं। सीज फायरिंग जीरो वायलेशंस ऑन एलओसी। आर्मी ने ये बताया है कि भाई एलओसी पे अब हमें जिस तरीके का सीज फायरिंग हम बार बार न्यूज में सुनते थे कि आज पाकिस्तान की तरफ से सीज फायरिंग वायलेशन देखने को मिला, उल्लंघन किया गया सीज फायरिंग को लेकर के, और दिन पे दिन या रोज गोलीबारी, ग्रेनेड बरसाए जा रहे हैं एलओसीज पर।
तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है ये कब किया गया था। तो आपके बारे में इसको जानकारी होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसको हम कराची एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्लियर हुआ? कराची एग्रीमेंट एस्टैब्लिश ऑफ सीज फायर लाइन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम से हम इसे जानते हैं। कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैंने इसको यहां पे कवर अप किया है। ठीक, जिसको हम सीज फायरिंग एग्रीमेंट कहते हैं, और ये हुआ इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद में। इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था वो 13 अगस्त 1948 में तैयार कर लिया गया था, है ना। 1947 का आपको इंडिया पाकिस्तान वॉर पता ही है, जिसकी वजह से ही ये वो नतीजे हमें देखने को मिले थे कश्मीर वाले रीजन में, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। इसमें दो रीजन है, एक तो कश्मीर का साउथ वाला रीजन और एक नॉर्थ वाला रीजन। इसमें भी गिलगिट बाल्टिस्तान आप लोगों को देखने को मिलता है ना। और ये वही गिलगिट बाल्टिस्तान है, अभी चर्चा में था न्यूज में कि पाकिस्तान इसे अपना 5th नंबर का प्रोविंस बनाने के लिए ड्राफ्ट बना रही है और पार्लियामेंट के अंदर इसे प्रस्तुत किया जाएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान 5th प्रोविंस स्टैब्लिश होगा पाकिस्तान के अंडर में। लेकिन अब हम बात करें इस सीज फायरिंग के एग्रीमेंट को लेकर के, इसे साइन कब किया गया, तो ये आप लोगों को ईयर याद रखना है। 27 जुलाई 1949 को ये सीज फायर एग्रीमेंट किया गया, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये मिलिट्री रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इसको साइन किया गया था। हमारी तरफ से थे लेफ्टिनेंट जनरल SM श्री नागेश, और वहां से यदि हम बात करें मेजर जनरल WJ कॉथरोन। यहां पे इनके बीच में ये डील को साइन किया गया। इसमें मीडिएटरशिप किसने की थी? यूनाइटेड नेशन ने, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायरिंग किसकी मीडिएटरशिप में एग्रीमेंट को साइन किया गया? तो यूनाइटेड नेशन। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी 1960 में, उसमें मीडिएटर के रूप में रोल प्ले कर रहे थे वर्ल्ड बैंक। समझ में आया? तो ये मुद्दा आप लोगों को ध्यान से समझना है। क्लियर हुआ? तो इसी चीज को लेकर के ये पेज को कवर अप किया गया था। अगली हम बात कर लेते हैं, PM और जो बाइडेन मिलने जा रहे हैं भाई, फिजिकली तरीके से इनकी बात होगी, बायलैटरल मीटिंग होगी, उसमें क्वाड समिट भी होगी, अलग से मीटिंग होगी मोदी एंड बाइडेन के बीच में। इसके साथ में 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये अपनी स्पीच देंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर के, और उसमें भी मेन फोकस किया जाएगा इंडिया की सिक्योरिटी, अफगान रीजन को लेकर के यहां पे बात की जाएगी, जिस तरीके का क्राइसिस देखने को मिला है। ठीक, अगला जो मुद्दा उठाया जाएगा, फोकस ऑन कोविड-19, कैसे इस पैंडेमिक से निकलें और कैसे हम वैक्सीन के प्रोग्राम को बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट करें, और जिन कंट्रीज को इसकी रिक्वायरमेंट है, जिन कंट्रीज को इसकी नीड है, वहां पे हम वैक्सीन को सप्लाई करें। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत तेजी से इंडिया के अंदर भी चलाया जा रहा है। आप सभी को पता है लगभग 85 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। सिंगल डोजेस और डबल डोज दोनों सारी प्रोग्राम के अंदर चल रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। अब यहाँ पे क्वाड को लेकर के बात की गई है ना। क्वाड क्या है यहाँ पे? तो एक है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QUAD की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें 4 कंट्रीज ने मिलकर के एक ग्रुप को क्रिएट किया है इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए, मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां के इस रीजन को सिक्योर करने की बात की जा रही है, इंडो पैसिफिक रीजन, और ये क्वाड्रिलेटरल है जिसको बनाया गया है। क्लियर हुआ किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडो पैसिफिक रीजन। और इसमें मेन मुद्दा जो होता है, उसमें पहली बार मतलब जिसको पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है वो है चाइना। चाइना की जिस तरीके की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है, चाइना जिस तरीके से
अपने रूट को बिल्ट कर रहा है, जैसे कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना, जिसमें वो लैंड रूट तो क्रिएट कर ही रहा है, साथ में मैरीटाइम रूट भी क्रिएट कर रहा है। तो इससे कॉम्पीट करने के लिए ये एक तरीके का डायलॉग है जिसको चाइना कहता है। देखिए, अब ये भी चीज आप लोग को ध्यान रखना है, चाइना क्वाड ग्रुप को मिनी नाटो ग्रुप कहता है, क्योंकि ये एक तरीके का मिलिट्री अलायंस ग्रुप माना जाता है अकॉर्डिंग टू किसके, चाइना के। इसको मिनी नाटो ग्रुप कहते हैं। क्लियर? कौन कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। और इसे 2007 में इस इनिशिएटिव को लाया गया था जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के थ्रू। लेकिन इस पे फॉर्मली डीलिंग कब हुई? इस पे हुई 2017 में, और फाइनली इसको बनाया गया, इस एग्रीमेंट को, इस क्वाड ग्रुप को रेक्टिफाई किया गया 2017 में, जिसकी पहली फिजिकली समिट 2021 में होने जा रही है। इससे पहले भी ये सेशन हो चुका है कोविड पैंडेमिक को लेकर के, लेकिन वो समिट थी वर्चुअली समिट। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए, एक छोटा सा यहां पे आर्टिकल है, इसको देख लीजिए भाई। क्या बात कही गई है? जो ब्रिगेडियर सरस्वती जी हैं, इनको SV सरस्वती, इनको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए क्या दिया गया है? ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से इनको नवाजा गया है। इस मेडल की शुरुआत 1973 के अंदर की गई थी, ध्यान रखेंगे, और प्रेसिडेंट के द्वारा ये मेडल सरस्वती जी को दिया गया है। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, अवार्ड के बारे में याद रखना है कि कब इसकी शुरुआत की गई है और 2020 का किसे दिया गया है। यहां पे क्लाइमेट चेंज इज अ की ड्राइवर ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क बताया गया, कि जिस तरीके का क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, वहां तो रिस्क हो ही रहा है, साथ में फाइनेंशियल रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें उन सारी चीजों को सही करने में हमें फाइनेंशियल भी स्टेबल होना पड़ेगा, फाइनेंशियली तरीके से हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे हमारे डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI M राजेश्वर राव के द्वारा ये बताया गया कि भाई कि क्या है, फाइनेंशियल रिस्क भी है इस प्रकार के क्लाइमेट रिस्क या इंपैक्ट को कम करने के लिए। क्लियर? अब यहां पे बात आ जाती है RBI को लेकर के। RBI क्या है? तो RBI एक बॉडी है ना, सेंट्रल बॉडी है, जो कंट्रोल करती है पूरे बैंक्स को, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं भारत के अंदर, उन सारे बैंक्स को कंट्रोल करने का काम भारत में RBI को गवर्नमेंट ने दिया है। क्लियर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इसे स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दो चीजें आप बहुत सुनेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक दूसरा है RBI। इन दो चीजों को बनाया गया। गवर्नर कौन है राइट नाउ? शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि RBI का रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो हिल्टन यंग, ये आप लोगों को नाम याद रखना है। हिल्टन यंग नाम का एक कमीशन आया था उस टाइम पीरियड में, और इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि भारत में एक सेंट्रल बॉडी होना चाहिए जो सारे बैंक्स को कंट्रोल कर सके, एक मीडिएटर रोल निभा सके, मीडिएटरशिप निभा सके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक्स के बीच। RBI का बहुत बड़ा रोल है भारत के अंदर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को मेंटेन करना, फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करना, लिक्विडिटी को मेंटेन करना, ज्यादा फ्लो बढ़ जाए लिक्विडिटी का तो उसे कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज करना, ये सारी चीजें, नए नोट्स प्रिंट करना, ये सारे काम है, बहुत सारे काम है। ये सारे काम देखने का काम किसका है? ये RBI का है। क्लियर हुआ? RBI का रिजर्व यदि आप देखेंगे तो लगभग कुछ इतना रिजर्व है, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है फॉरेन उसके हिसाब से। बैंक रेट अभी कितना चल रहा है? 4.25%, एंड इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 3.35%
यहाँ पे ये रेट चल रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिप्टी गवर्नर की, क्योंकि किसने ये स्टेटमेंट दिया है? एम राजेश्वर राव ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डिप्टी गवर्नर होते कितने हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के अंदर। ठीक, 4 में नाम कौन कौन से हैं अभी करंट में? तो टी रविशंकर एंड एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, ये वही है जिन्होंने कहा था कि अब ट्रैक पर आ रही है इंडिया की जीडीपी। ये 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में माइकल डी पात्रा ने कहा था कि ऑन द ट्रैक इंडियन जीडीपी। एंड लास्ट एम के जैन। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई की बॉडीज के अंदर। टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। उन 21 मेंबर्स में मेन जो होते हैं, एक गवर्नर होता है, आरबीआई की जो हायर पोस्ट होती है उससे हम गवर्नर कहते हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर। ये सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी। क्लियर? इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछा जाएगा तो कई लोग है ना इसका हेडक्वार्टर दिल्ली समझ लेते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। 1935 से 37, 2 साल के लिए इसका इनिशिएटिव हेडक्वार्टर जो था, इनिशियल हेडक्वार्टर, वो कोलकाता के अंदर था। लेकिन 37 में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया मुंबई, और तब से ये अभी तक वहीं पर लोकेटेड है। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं ये वाला सेक्शन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए वापस से हम देख लेते हैं। यूएस बाइडेन ने कहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे या जो बैन लगा हुआ था उसको हम हटा रहे हैं, है ना। लेकिन आपको अमेरिका के अंदर यदि विजिट करना है, टूर प्लान करना है, तो आपकी नेगेटिव रिपोर्ट, कोविड की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें बतानी होगी, और तब जाकर के आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। बस आज के स्टेटमेंट में यही दिया हुआ। अच्छा, जिन कंट्रीज को बैन किया गया था उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन है। यूके, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो चाइना, इंडिया, ईरान, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के लोगों के ऊपर या इन कंट्रीज के ऊपर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से ये कंट्रीज जो है वहां पर टूर करती रहती हैं, वहां पर जाते ही रहती हैं। इस चक्कर में यहां पे बैन किया गया, और अब ये सारा बैन हटा दिया गया है। बाइडेन खुद इसे बता रहे हैं, और लेकिन आपको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट, कोविड रिपोर्ट जो है वो उन्हें बतानी होगी, तब जाकर के आप अमेरिका के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगला, ये टॉपिक को हम पिछले 3-4 दिन से कवर अप कर रहे हैं। क्या है? ओकस ग्रुप। ओकस ग्रुप के बारे में यहां पे मेंशन किया गया है। AUKUS, ऑकस एक 3 मिलिट्री अलायंस ग्रुप है, 3 कंट्री का। कौन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, यानी क्वाड की तरह ही ये भी एक इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए इसको बनाया गया, जिसे ऑकस ग्रुप कहा जाता है। कब बनाया गया? अभी रिसेंटली बनाया गया। तो ये चर्चा में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज एस्टैब्लिश ऑकस ग्रुप? तो 15 सितंबर 2021 में बनाया गया। या टाइप पूछ सकता है कि इसका टाइप क्या है? तो मिलिट्री अलायंस टाइप है इसका। कलेक्टिव सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से इसको बनाया गया। कौन से रीजन को सिक्योर करने के लिए? तो इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने। अब आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये बात या ये मुद्दा क्या है कि मतलब फ्रांस इतना नाराज हो गया इस ऑकस ग्रुप से। तो यहां पे मेन मुद्दा है जो हम 2-3 क्लास से कवर अप कर रहे हैं। कौन से मुद्दे को लेकर के? तो वो है न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर के। किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर के ये मुद्दा उठा है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन का लेकर के एग्रीमेंट था वो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये टाई अप किया गया था, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस के बीच में। और ये टाई अप किया गया था 2016 में $36 बिलियन का। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा था, थोड़ा क्या काफी डिले हो रहा था। इन्होंने कहा कि भाई हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे, और पहली न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे 2032 में। अभी चल रहा है 21।
तो ऑस्ट्रेलिया को लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, तो क्यों ना हम इस डील को ही कैंसिल कर दें। और फाइनली ये डील यहां से कैंसिल हुई और फिर ये पहुंच गई यूएसए के साथ। तो ऑकस ग्रुप में यही डिसीजन लिया गया कि न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी जो है वो यूएसए ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेगा। इससे नाराज हो गए फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन, और उन्होंने अपने दोनों एम्बेसडर को, यानी यूएस एम्बेसडर एंड ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर को वापस फ्रांस बुला लिया। ये नाराजगी इन्होंने दिखाई, जिसको लेकर के बाइडेन ने यह कहा कि भाई कि हमें एक साथ एक बेंच पे मिल करके हमें ये सारे जो गिले शिकवे हैं एक तरीके से यही वाली बात करेंगे जिनको रिजॉल्व किया जाएगा, है ना, मिल करके इन मुद्दों को खत्म किया जाएगा। यही बात यहां पे कही गई है बाइडेन के द्वारा। चल अगला बात कर लेते हैं। एक छोटा सा यहां पे आपको दिख रहा होगा आर्टिकल, मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने कहा है कि भाई कि जो चाइना और अमेरिका के जिस तरीके के इकोनॉमिकली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जिनको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो चुका था और उसने अपने बेस्ट ट्रेड पार्टनर का जो टैग है वो चाइना से लेकर के मैक्सिको को दे दिया, और मैक्सिको आज की डेट में यूएस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, लगभग कुछ 15% के आसपास में ट्रेड रिलेशनशिप है बिटवीन अमेरिका एंड मैक्सिको, जो कि 2018-19 से पहले चाइना और अमेरिका के बीच में हुआ करती, और यहीं से मामले थोड़े से खराब हो गए अमेरिका और चाइना के बीच में। तो इसी चीज को लेकर के कहा है कि दो बड़ी इकोनॉमीज जो हैं, और फिर मुद्दे ऐसे भी बढ़ते गए कि कोविड आया, कोविड को लेकर के टारगेट करना शुरू किया, कोल्ड वॉर शुरू हो गया, बायकॉट जैसी कंडीशन आने लगी कि भाई कि चाइना को बायकॉट करना चाहिए, जिस तरीके का वो एक्टिवली तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमीज को लेकर के या डिस्टर्ब करने के लिए काम कर रहा है। साउथ चाइना सी को लेकर के अमेरिका बहुत ज्यादा अग्रेशन दिखा रहा था चाइना को लेकर के। तो ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है ये बंद करें, ऐसा यूएन के एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है। क्लियर? तो यहीं पर ये बातों को कवर किया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो यूएन के बारे में हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लीग ऑफ नेशन आया 25 अप्रैल 1945 में। 50 गवर्नमेंट्स आपस में आकर के मिली सैन फ्रांसिस्को यूएस के, और यहां पर एक मुद्दे को लेकर के बात हुई कि हमें यूएन को क्रिएट करना चाहिए, और इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसे हम यूएन चार्टर ड्राफ्ट कहते हैं। क्लियर? और इसे एक्सेप्ट कब किया गया? तो 25 जून को एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद फाइनली यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और 24 अक्टूबर को ही हम इसीलिए हर साल यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 24 अक्टूबर। अब इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं, यहां पे मैंने उसको स्टैटिक बेस रखा है ना, इसको समझ लेते हैं। क्या हो सकते हैं क्वेश्चन कि भाई यूएन कब स्टैब्लिश हुआ? तो पहला 24 अक्टूबर 1945, और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार एग्जाम में देखे। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 193 मेंबर्स कंट्री है। लास्ट मेंबर कंट्री इसके अंदर जो ऐड हुई थी वो साउथ सुडान। अगला हम बात कर लेते हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने ही कहा है कि भाई कोल्ड वॉर को बंद करें, क्योंकि हम एक कोल्ड वॉर देख चुके हैं। फर्स्ट कोल्ड वॉर हम देख चुके हैं किसके बीच में? यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में। कब से कब तक देख चुके हैं? तो वो टाइम था बस यहीं से यहीं तक का, है ना। उस बीच में हमने बहुत सारे काम देखे हैं। और डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करती, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, यूएनएससी भी बहुत चर्चा में है, इसीलिए मैंने इसको भी यहां पे कवर अप किया है, क्योंकि रेजोल्यूशन अभी पास हुआ था तालिबान को लेकर के।
है ना, रेजोल्यूशन था कौन सा 2593, तो वो इसी की समिट में पास किया गया था। ठीक है, तालिबान रेजोल्यूशन को लेकर के 2593 को लेकर के यहाँ पे बात की गई, एडॉप्ट किया गया। चाइना और रशिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो बैक डोर तरीके से देखें तो वो सपोर्ट करते हैं तालिबान की गवर्नमेंट को। तो मेंबर की बात करें तो टोटल 15 मेंबर्स होती हैं, P5 बोला जाता है परमानेंट कंट्रीज, एंड 10 NP यानी नॉन परमानेंट कंट्रीज होती हैं, जो हर 2 साल में क्या होती हैं, चेंज होती हैं। अभी राइट नाउ इंडिया इसका मेंबर है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर की बात करें तो 5 कंट्रीज कौन सी आती हैं, तो यूएस, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना। ठीक है, इसको आप फैब्रिक के नाम से याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है। अब आप बोलेंगे कि सर फैब्रिक में तो 6 लेटर दिख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, ऑफर आया इंडिया के पास, इंडिया ने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, और ये ऑफर चाइना के पास में चले गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं P5 कंट्रीज को। नॉन परमानेंट कंट्रीज एवरी 2 इयर्स में चेंज होती है, लेकिन करंट अफेयर्स के मुद्दे से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा कि इंडिया हैज ज्वाइन एज अ नॉन परमानेंट मेंबर 2021-22 8th टाइम, 8वीं बार के लिए इसको इलेक्ट किया गया। और अभी रिसेंटली अगस्त मंथ में इंडिया यूएनएससी के अंदर 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट भी रहा। ठीक है, और स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट टाइम कब रहा है यूएनएससी का फर्स्ट टाइम मेंबर, तो 1950-51। लास्ट टाइम यानी 7 टाइम के लिए कब रहा है, तो 2011-12। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिनको आप लोगों को कवर करना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 6 लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक एंड चाइनीज। ये 6 लैंग्वेज इसके अंदर आती हैं। ठीक है, इसको भी याद करने का ट्रिक है, आप लोगों को याद हो जाएगा, सरफेस से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं, सरफेस की ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एस फॉर यहां पे स्पेनिश हो गया, आर से रशियन हो गया, एफ से फ्रेंच हो गया, ए से अरेबिक हो गया, सी से चाइनीज एंड ई से इंग्लिश। ये 6 लैंग्वेजेस इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चल, अब मैंने आपको एडिटोरियल पेज में ये बताया था कि एनआरसी का जो मुद्दा है, क्योंकि फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि 31 अगस्त 2019 की जो एनआरसी की रिपोर्ट है वही फाइनल रिपोर्ट असम के अंदर मानी जाएगी। तो यहाँ पे एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की बात करता है। अब यहाँ पे सिटीजनशिप की बात करते हैं कि भाई किन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी, किनको नहीं दी जाएगी, अच्छा उनके पास राइट्स क्या होंगे। तो ये बातें कही गई हैं, तो इसमें सिटीजन्स के 2 तरीके के मायने रखे गए हैं, वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 1951 से 61 के बीच में आने वाले जो माइग्रेट पीपल हैं, जिन्होंने बांग्लादेश से माइग्रेट होकर के असम के अंदर आए, तो उनको हम सिटीजनशिप देंगे, लेकिन देंगे और उन्हें उनका वोटिंग राइट्स भी दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर उसके बाद में कुछ मुद्दे उठे कि भाई कि फिर बाकी के लोगों का क्या होगा, जो लोग आ चुके हैं और उनके पास में प्रूफ भी है ना। तो इसमें ये कहा गया कि भाई कि 1961 से 71 के बीच में जो लोग आए हैं उनको भी हम सिटीजनशिप देंगे, बस अंतर ये होगा कि उनको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया इसके अंदर। क्लियर हुआ, क्योंकि ये माइग्रेशन जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो टाइम देखने को मिला था 1971, जब इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर चल रहा था, जिसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वाला आपने पार्ट देखा होगा, जिसमें ईस्टर्न जो पाकिस्तान है, जिसको हम आज की डेट में बांग्लादेश कहते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ। और इसके बाद यहां से काफी सारा माइग्रेशन इंडिया और इंडिया के पास में असम स्टेट के अंदर देखने को मिला। क्लियर, और यहां पे फिर बहुत सारा
हमें वायलेशन देखने को मिला, क्योंकि काफी सारे इंसर्जेंट जो ग्रुप थे वो बने और इन्होंने अपनी अपनी पृथक अलग अलग डिमांड रखना शुरू कर दी। ऐसे भी मुद्दे हमें यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो एनआरसी के मुद्दे भी लाए गए हैं कि भाई कि दिन पे दिन इतनी पॉपुलेशन का एक स्टेट के अंदर बढ़ना, भाई ये तो एक सोचने वाला टाइम पीरियड है ना। तो इसमें यह कहा गया कि हम नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बनाएंगे। इसकी पहली पहल 1951 में की गई, यानी इसका कॉन्सेप्ट कब आया, तो 1951 में आया। और वो भारत का पहला स्टेट जिसने रजिस्टर को प्रिपेयर करने की बात की, तो वो पहला स्टेट असम ही है। ध्यान रखेंगे, हिमंता विश्व शर्मा का स्टेट असम स्टेट। मैं क्यों बोल रहा हूं हिमंता विश्व शर्मा, क्योंकि आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि असम के राइट नाउ ये सीएम। क्लियर। तो यही मुद्दों को लेकर के यहां पे बातें रखी गई हैं, सिटीजनशिप को लेकर के, है ना। क्या क्या प्रूफ देने होंगे यदि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, या फिर एलआईसी पॉलिसी, लैंड एंड टेनेंसी रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स हो गए आपके पास, पासपोर्ट होगा। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ आप लोगों को देने होंगे, तब जाकर के आपको किसी भी तरीके की यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी कि आप कब से यहां पर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे आर्टिकल न्यूज़पेपर के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से ये पार्ट क्लियर हुए हैं। आज के लिए हमारे एनालिसिस सीरीज में इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।